तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 का जो हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसका आज एक वीडियो है। और ये आपके दिसंबर सेशन 2025 का है, लेटेस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है 5 जनवरी 2026 का है। शिफ्ट 1 का पेपर है। इससे पहले भी जितने शिफ्ट हुआ है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जा कर के ज़रूर देखें और अपने तैयारी को बूस्टअप दें। अगर आप जून 2026 नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित होगा, जिसका फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। दोस्तों, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब एग्जाम आप पूरा मेरा वीडियो देख के जाइएगा तो एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर आप हमको याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा एग्जाम में तो रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है। और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे वो सेम इस पैटर्न पे आपको इसी टाइप के मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक सीरीज चलाया हूँ, वो उसका भी प्लेलिस्ट चैनल पे है, वहाँ भी वीडियो अपलोड हो रहा है। तो वहाँ से देख करके कंसेप्ट क्लियर करें और फिर यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अदरवाइज़ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पहले से तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। 1 से लेकर 5 तक जो डीआई रहता है उसका मैं बता चुका हूँ कि उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए हम 5 तक डीआई क्वेश्चन रहता है, यहाँ देख सकते हैं। अगर आप डीआई बनाना चाहें अभी तो वीडियो को पॉज कीजिए और देख करके यहाँ बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कह रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि मानक विचलन से संबंधित ये क्वेश्चन है। और ये जो लोग स्टैटिक्स क्षेत्र से आते हैं मैथमेटिकल, उनके लिए ये काफ़ी आसान होता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा इसको लॉन्ग प्रोसेस है, इसको समझना होगा। जैसे कि विभिन्न डाटा सेट के लिए जनसंख्या मानक विचलन दिया हुआ है और 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 x1 ग्रेटर देन 0 दिया गया है। इसके लिए 4 कथन दिया गया है, चारों कथन का चारों का वैल्यू निकालना है और फिर उसको क्या करना है, अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम कहने का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। कहने का मतलब हुआ कि घटते क्रम में सजाना है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक डाटा सेट के लिए माध्य की गणना करने के लिए पश्चात स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मानक विचलन का ये सिंबल होता है। इसका उपयोग जो है 1/n सिग्मा एक्स आई से लेकर के 2 तक के पावर में इसका यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ए वाले ऑप्शन में जो दे रहा है हमारा ए इक्वल टू, तो इसको म्यू ए करेंगे और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू 61 दे रहा था, मतलब सिग्मा एक्स वाला, तो वो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 61 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दे रहा था 5, उसको घटाएंगे और क्या करें, 5 का स्क्वायर करके घटाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 61 माइनस 25 आ जाएगा दोस्तों। और 61 माइनस जब 25 करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। और 36 का अंडर रूट हम लोग जानते ही हैं कि 6 होता है, यानी ए वाला ऑप्शन का 6 आ गया। फिर उसी तरह बी का जो है यहाँ धर के ऐसे देखेंगे 8 आएगा, सी का निकालेंगे 9 आएगा, डी का निकालेंगे अप्रॉक्स जो है इतना आ जाएगा। अगर रूट में जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आया तो उसके लगभग लगभग मान के हम लोग डिसाइड कर लेंगे और इस अकॉर्डिंग हमारा सबसे बड़ा सी हो जाएगा, फिर बी, फिर डी, फिर ए हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का कार्यक्रम जो चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कार्यक्रम। ये जो है पीपुल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूनिट जो है पेपर 1 का, उससे रिलेटेड है। प्रत्येक यूनिट का पेपर 1 का जो होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, जितना भी है इन सभी का मैं कंसेप्चुअल बेसिक अंडरस्टैंडिंग का एक वीडियो कंसेप्ट वाला अपलोड ला रहा है, उसका भी सीरीज चल रहा है चैनल पे, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। तो उसी से ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यूनिट का। कह रहा है कि भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जो चल रहा है उसका क्या उद्देश्य है और कौन से प्रमुख उद्देश्य इसका है प्राप्त करना। तो आइए कथन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पहला कथन है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना इथेनॉल मिश्रण से। बिल्कुल सही है भाई, इथेनॉल मिश्रण से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। हमारे पास जो ऊर्जा है उसमें इथेनॉल मिला करके चलाएँगे तो ये लंबे दिन तक चलेगा, ठीक है ना। तो जैसे फिर बी नंबर कह रहा है
कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है, इससे बिल्कुल सही, इथेनॉल मिश्रण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। सी नंबर में करें बड़े पैमाने पर इथेनॉल आयात को बढ़ावा देना, नहीं, आयात को बढ़ावा देना नहीं है इसका मकसद, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कभी भी किसी अर्थव्यवस्था में बेहतर करने के लिए एक आप सिंपल कंसेप्ट रखिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के में बेहतर करने के लिए आयात को बढ़ावा देने के लिए कभी कोई कार्यक्रम नहीं चलता है, बल्कि आयात कम करें, हम निर्भर करें, अपना निर्यात बढ़ाए, तभी तो हम बेहतर करेंगे ना, इसलिए सी गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका मकसद है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ई कह रहा है कि कचरे को धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा ए बी डी ई सही हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, एक तो सी गलत है, बाकी सब सही है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ए बी डी ई जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्या कौन कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसे कहता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त संचार निम्न द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये संचार, अब आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आज कम्युनिकेशन वाला यूनिट का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें इसको बड़े अच्छे से मैं समझाया हूँ कि हेरोल्ड लॉसवेल जो है, हेरोल्ड लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन का मॉडल है वो उसमें कहते हैं कि कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसे कहता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को अपने कम्युनिकेशन मॉडल में चर्चा करते हैं कौन, तो ये हेरोल्ड लॉसवेल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है हेरोल्ड लॉसवेल का एक प्रकार का रैखिक मॉडल संचार विश्लेषण है, जो कि एक सरल है फिर भी प्रभावशाली ढांचा है और यह संचार प्रक्रिया घटक पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वो कह रहा है कि एक सामान्य पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान, जो भी बीएड और डीएलएड वाले होंगे ना तो उनको पता होगा कि लेसन प्लान क्या है, भर भर के बनवाया जाता है भाई, डीएलएड और बीएड कीजिएगा, मैं भी बीएड किया हूँ, भर भर के लेसन प्लान बनाया जाता है। और सीटेट वगैरह में, सीटेट भी मैं क्वालिफाई हूँ, उसमें भर भर के लेसन प्लान से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक यूनिट है, हम लोग का पहला ही यूनिट है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक सामान्य पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। एक हम पाठ्य योजना तैयार करने चल रहा है, सामान्य, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, तो उसके लिए क्या हम क्रम रखेंगे, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं हम लोग कि हमारा क्या उद्देश्य होगा, तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सबसे पहला बात। उसके बाद जब हम उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे तो फिर पाठ्य सामग्री का चयन करेंगे, ये दूसरे नंबर पर होगा। फिर जब पाठ्य सामग्री का चयन कर लेंगे तो सामग्री का वितरण करना चाहेंगे, कंटेंट डिलीवर करना चाहेंगे। उसके बाद जब कंटेंट डिलीवर कर लेंगे तो पुनर्पंजीकरण करेंगे, रिकैपिटुलेशन उसका हम लोग करते हैं। और जब रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं तब उसका आकलन करते हैं सबसे लास्ट में। और ऐसे भी किसी भी चीज़ के पूरा हो जाने के बाद ही उसका आकलन होता है, तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं दोस्तों। और इसी से दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता कि जिसमें ए लास्ट में होगा वहीं होगा इसका आंसर, आकलन तो पहले होगा नहीं, तो 50-50 गेम तो हमारा यहीं पे हो गया था। चलिए ये एलिमिनेशन मेथड है, इस तरह भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। एक तरफ रिसर्च मेथड दिया हुआ है और उसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ही है केस स्टडीज। केस स्टडीज़ में क्या होता है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, और दूसरा है कोरिलेशनल रिसर्च सहसंबंधी, तीसरा है ऑब्जर्वेशन, चौथा है सर्वे रिसर्च, जो कि स्लाइड में अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो केस स्टडी को सबसे पहले देख ले। इसमें जो है व्यापक कठिनाइयाँ आती है जनसंख्या को सामान्यीकृत करने में। केस स्टडीज़ जब हम लोग किसी का करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज जो है जनरलाइजिंग टू द पॉपुलेशन एट ए लार्ज लेवल पर होता है, उसको जनरलाइज करने में समस्याएं आती हैं। दूसरा है कोरिलेशनल रिसर्च, सहसंबंधी अनुसंधान। यह जो है इसमें निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष संबंध की प्रकृति को दर्शाते हैं, लेकिन प्रभाव के संबंध इसमें नहीं रहता है, जो कि अभी स्क्रीन पे कट जा रहा है, नीचे में है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें अवलोकन किया जाता है किसका, तो डेटा संग्रह की प्रक्रिया के बारे में।
प्रक्रिया के बारे में जानकारी होने पर व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है, यानी द बिहेवियर ऑफ द पर्सन में चेंज व्हेन दे आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। तो यहाँ 3 का सी का 3 हो जाएगा। आइए इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इसका हम सॉल्यूशन पढ़ देते हैं। केस स्टडीज़ में क्या होता है, इसमें व्यापक जन समुदाय पर निष्कर्ष निकालने में कठिनाइयाँ आती है। फिर सहसंबंधी अनुसंधान होता है, को रिलेशनल रिसर्च वाला, तो इसमें निष्कर्ष जो है सहसंबंध की प्रकृति को दर्शाते हैं, लेकिन कारण और प्रभाव संबंध का नहीं होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात करें हम, अवलोकन का, तो यह डाटा संग्रह की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होने पर व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और चौथा बच जाता है हमारा, उसको देख सकते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वेक्षण अनुसंधान जो है यह उत्तरदाता अपने उत्तरों को सामाजिक रूप में स्वीकार बनाने के लिए उनमें हेर फेर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वो हमारा कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बाय द ईयर दे वेयर एस्टैब्लिश इन असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में सजाना है उनकी स्थापना के क्रम में। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबका याद रखना, ये जो भी दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन एक यूनिट है अपना नेट जेआरएफ के सिलेबस में पेपर 1 के लिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसका मैं जो बेसिक वीडियो बनाऊंगा उसमें ये पूरा चीज़ हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो यूजीसी की स्थापना कब हुआ, तो देखिए इसका स्थापना जो है 1953 में हुआ, 1953 में, लेकिन इसको जो है 56 में चल करके संवैधानिक संस्था बना दिया गया, लेकिन स्थापना 1953 में हुआ। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1922 में हो जाएगा। और इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी फेमस है, इसकी भी स्थापना जो है 1985 में हुआ था। उसके बाद नैक जो है एक ग्रेडिंग दिया जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। आप अगर देखते होइएगा ना, लोगो लगा हुआ जहाँ भी रहता है किसी कॉलेज का नाम या फिर किसी यूनिवर्सिटी का नाम, उसके नीचे वो लिखा हुआ रहता है कि नैक A+, ऐसे लिखा रहेगा A+ या फिर B+, A++, C बहुत कम लिखा रहता है क्योंकि ये बहुत बुरा स्थिति होता है। तो वो ग्रेडिंग देता है, क्या करता है, ग्रेडिंग देता है। नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था, 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो सबसे फेमस है वो कब हुआ था, तो ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बैठाएंगे तो BAECD बैठेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आइए देखते हैं, फिर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन रहता है यार, ये फैक्ट है, इसको याद कर लेना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट यानी जल प्रदूषण व निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया। इसको रट्टा मारना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, जो कि 1972 में आया, ठीक है ना, 1972 में आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ गया, तब जाकर जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया, कब, 1974 में आया। उसके बाद 1980 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, नहीं वन्य जीव नहीं, ये तो हो गया 1972 में ना, वर्ल्ड लाइफ, हाँ वर्ल्ड लाइफ 1972 में हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, वन संरक्षण अधिनियम आया, जो कि 1980 में आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब आया, 1974 में। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तैयार होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे फेवरेट क्वेश्चन नेट जेआरएफ का, एजर्सन और रीजन यानी अभिकथन और कारण। इससे डरना नहीं है, क्योंकि एक शिफ्ट में 3 और 4 क्वेश्चन देता है एनटीए फॉरवर्ड के कि लो भाई बनाओ इसको। तो बस हमें क्या करना है, उसके लिए टिप्स और टेक्निक सीखना है कि जब भी दे एग्जामिनर
फुल टॉस समझ के मारना है फर्स्ट बॉल पे 6। ठीक है, तो पहला कथन है, पढ़ते हैं कि शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। यह तर्क भ्रामक है। क्या कह रहा है कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, और यह तर्क भ्रामक है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जहाँ पर आग है वहाँ पे धुआं हो जाए। और यह तर्क भ्रामक किसके? भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन कथन यहाँ जो दे रहा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद कारण को पढ़ें कि उपरोक्त तर्क में मध्य पद अनन्य नहीं है। अनन्य नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मध्य पद जो है वह हेतु है और इसके लिए धुआं है। साध्य पद जो है वो प्रमुख है, आग। ठीक, तो मध्य पद अनन्य नहीं है, वो गलत हो जाएगा कथन, यानी कि ए अभी कथन सही हो और आर गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कह रहा है कि यदि कोई शिक्षिका कुतुब मीनार की ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछती है तो वह प्रश्न पूछ रही है किसके बारे में? किस टाइप की शिक्षा के बारे में? ठीक है ना। अब कुतुब मीनार की में लंबाई ऊंचाई कितनी है भाई, मोटाई कितनी है, वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये हमारा फैक्ट पूछा जा रहा है और ये मेमोरी लेवल का पूछा जा रहा है कि याद है कि नहीं है आपको, वो चीज़ इसमें चेक किया जा रहा है। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। अब आते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 15 है कि वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार एजेंसियों के स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन समाचार एजेंसी के स्रोत है? पहला है राइटर्स, दूसरा है एसोसिएटेड प्रेस, तीसरा है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, पांचवा है एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। तो देखिए, राइटर्स जो है एक प्रकार का हमारा समाचार एजेंसी है जो क्या करता है कि समाचार को इकट्ठा करता है और उसको प्रिंट मीडिया में ब्रॉडकास्ट करता है। उस पर लेख आर्टिकल बहुत लिखा जाता है राइटर्स में। ठीक, तो ये हमारा एक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस जो है ये भी समाचार एजेंसी है, तो ये सही हो जाएगा। कहाँ का है एसोसिएटेड? तो ये न्यूयॉर्क का है, अमेरिका का गैर लाभकारी समाचार एजेंसी है। सी नंबर जो कह रहा है कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये भारत का जो है समाचार एजेंसी है। बाकी डी और ई इसका समाचार एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इस हिसाब से ए बी सी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कौन से कथन सही है, उसको देखना है। चलिए पढ़ते हैं पहला कथन। पहला कथन कह रहा है कि एनईपी समिति की अध्यक्षता प्रख्यात शिक्षाविद सुखदेव छोरात ने की थी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। ये पहला ही कथन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा समिति की अध्यक्षता जो है कौन किए थे? तो ये किए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। कस्तूरी रंजन भी कहीं कहा जाता है, लेकिन रंगन लिखाता है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है एनईपी 2020 की गठन किया गया था। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा जो है वो हमारा देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि नए विधेयक में अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण शहरी गरीबों के लिए एक व्यापक शब्द एसडीजी दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी में कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा पर घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश इसमें भी दोहराई गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं डी पे दोस्तों। डी में क्या कह रहा है कि एनईपी परोपकारी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, प्रमोट फिलान्थ्रोपिक एजुकेशन सिस्टम। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और ई जो कह रहा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों ने नई शिक्षा नीति को अस्वीकार कर दिया है और अपने अपने राज्य शिक्षा नीति आयोग गठित किए। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सिर्फ हमारा पहला गलत है, बाकी सभी सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जहाँ पे ए नहीं है बाकी सभी है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में है कि हमारा बी सी डी ए सही हो जाएगा। अब आइए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है टीवी सीरीज इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट, और उसका कौन सा प्रारंभिक वर्ष है वो देखना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम इंटेलसेट बिगिन ऑपरेटिंग इन, जो इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम इंटेलसेट है उसने परिचालन शुरू किया था। कब शुरू किया था वो बताना है। तो ये जो है दोस्तों,
ये 1965 में किया था। इंटेल सेट जो इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इसका नाम है इंटेल सेट, ये 1965 में अपना परिचालन शुरू किया था। उसके बाद बी नंबर जो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंटरस्पुतनिक ने परिचालन कब शुरू किया। इंटरस्पुतनिक जो है यह 1971 में किया था, तो ये 1971 हो गया। उसके बाद जो है दिल्ली टेलीविज़न सेंटर प्रसारण शुरू हुआ, ये कब हुआ, तो ये आपको 1959 में हुआ था, 15 सितंबर 1959 को। और सभी टीवी केंद्रों पर विज्ञापन प्रसारित होने लगे थे, कब से, तो 1976 से। सभी कमर्शियल came to be telecast at the all the TV center from, कब से, तो 15 सितंबर 1959 से। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तैयार होगा। एक का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंटेलसेट ने परिचालन शुरू किया 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंटरस्पुतनिक ने परिचालन शुरू किया 1971 में। दिल्ली टेलीविज़न सेंटर का प्रसारण शुरू किया गया 15/9/1959 को। सभी टीवी केंद्रों पर विज्ञापन प्रसारित होने लगे थे 1/1/1976 से। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें देख सकते हैं कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के समूह के औसत अंक 2 मैथ का है। इसको मैं DI जब बनाऊंगा वहाँ पे दिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम लग जाएगा। फिर एक और अभी नया ट्रेंड जो चला है दोस्तों, नेट एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन पूछने का पेपर 1 में। देखिए यहाँ पे 4-5 आपको स्टेटमेंट दे देगा मैथ का, ठीक, कि सब बनाने वाला है, लाभ एंड हानि का है, फिर इसके बाद ये परसेंटेज का है, ये भी परसेंटेज का है, ये भी लाभ हानि का है। अब इस सब को बनाइए, ठीक है ना, और ये किसके बराबर है कि नहीं। देखिए जैसे कि ये सोल्यूशन दिया हुआ है, ये 1 के बराबर है कि नहीं चेक करना है। इसका जो क्रय मूल्य है 750 आ रहा है कि नहीं वो बताना है। और तब लास्ट में पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, वो उत्तर चुने। तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन डाल दिया, आप बताते रहिए इसमें, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। इसको हम लोग DI जब बनाएंगे वहाँ पे देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट इफोर्ट pertaining टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी यानी कालानुक्रम जो है बहुत पूछा जाता है नेट एग्जाम में, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रट्टा मारने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। अब बताइए कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1972 में। याद रखिएगा 1972 में हुआ था ये। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट जो है का सब जानता है, काफ़ी इजी है, अभी लेटेस्ट हुआ है 2015 में हुआ था। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी फेमस है, इसकी ये जो है 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और जस्ट इसके 10 साल बाद जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, ठीक है। और उसके बाद जो है अर्थ समिट UNCED पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था दोस्तों। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार करेंगे तो ऑप्शन होगा ACEDB, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसे राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यूनिवर्सिटी और उसके संबंधित संगठन वो पूछा जा रहा है। जैसे कि एक तरफ तक्षशिला दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो है नालंदा है, विक्रमशिला है, उदंतपुरी है। तो चलिए इसमें आधा आधा कटा हुआ है अलग अलग, तो डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन को पढ़ देते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इससे संबंधित चाणक्य है। चाणक्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। एग्जामिनर आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा स्टेटमेंट दे करके कि चाणक्य का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वो तक्षशिला में पढ़े थे। उसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। विक्रमशिला जो है यह वज्रयान और तांत्रिक बौद्ध धर्म है। उदंतपुरी इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। ये कह रहा है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक हिरासत में निम्नलिखित में से कौन सा काल कोयले के बड़े पैमाने पर निर्माण की विशेषता रखता है। तो ये कौन सा काल है, तो ये है कार्बोनीफेरस काल। कार्बोनीफेरस पीरियड इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें
कोयले जो है बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में कार्बोनिफेरस काल जो है वह कोयला के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए जाना जाता है। देख सकते हैं आपको, जिसका समय जो है 359 से लेकर 299 मिलियन वर्ष पहले की बात ये की जा रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये रीजनिंग है, काफ़ी इजी होता है दोस्तों। जैसे कि देखिए, अर्थ के लिए कोड दिया गया है, फिर हार्ट के लिए कोड दिया गया है, तो फिर बर्थ के लिए कौन सा कोड होगा वो देखना है। आइए थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे हम। ARTH, जैसे इसका हमेशा देखिएगा पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रख करके क्या हो रहा है। तो ABCD से लेकर Z में E का स्थान 5वां, A का स्थान 1, R का 18, T का स्थान 20, उसके बाद H का स्थान 8 होता है दोस्तों। तो ये 20 है। अब देखिए इसका क्या दिया हुआ है, 1 0 2 3 6 4 0। देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि पहला जो है 5 है, उसके बाद यहाँ 10 है, उसके बाद दूसरा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 18 है, तो यहाँ 36 है, 20 है तो यहाँ 40 है, 8 है तो यहाँ 16 है। यानी जो भी इसका प्लेस है उसका दोगुना करके नया कोड बनाया जा रहा है। तो उसी तरह हम लोग दोस्तों बर्थ का भी कर लेंगे। तो देखिए बर्थ का लिखेंगे BIRTH। तो पहले तो इसका लिख देंगे, B का 2, I का 9, R का 18, T का 20, H का 8। तो देखिए 2 का 4, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, ये होगा नहीं। और उसके बाद 9 का 18, 18 का 36 और यहाँ 34 दिया है, तो A नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब आएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 24 में। वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन 24 में कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देखिए ये साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, फैलेसी का। तो अब देखिए पढ़ते हैं इसको। पहला कथन कर रहा है कि ऑल पेन आर नॉन पेंसिल, सभी पेन पेंसिल नहीं है। दूसरा है ऑल नॉन पेंसिल आर पेन, पेंसिल के अलावा सभी वस्तुएं पेन हैं। नो पेंसिल आर पेन, यानी पेंसिल या पेन नहीं होते हैं। चौथा है नो पेन आर पेंसिल, कोई भी पेन या पेंसिल नहीं होता है। तो इसमें हमको पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, और इक्विवेलेंट कथन चूज करना है। सभी पेन जो है, सभी पेन वो क्या है, इसमें देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो हर ऑप्शन में बी है। एक जो है ऑप्शन डी जो है उसमें बी नहीं है, तो हम इसी को चेक करेंगे बी को कि क्या बी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, इसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं उसको। पहला एक कह रहा है कि ऑल पेन आर नॉन पेंसिल, पेन जो है नॉन पेंसिल है, को सभी पेन जो है पेंसिल नहीं है। तो पेंसिल ये अलग बन जाएगा, यहाँ पे कोई इसमें रिलेशन है नहीं। तो पेंसिल के अलावा सभी वस्तुएं पेन है, ऐसा बात कहाँ कहा जा रहा है। फिर नो पेंसिल आर पेन, नो पेंसिल आर पेन, कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो बात तो वही हुआ सेम। यानी देख रहे हैं आप ए और सी में जो है कुछ रिलेशन आ रहा है। इसको दोनों को एक साथ पढ़िए, समझिए कि ऑल पेन आर नॉन पेंसिल, सभी पेन जो है पेंसिल नहीं है। तो बात तो ठीक है, मान लिया सभी पेन पेंसिल नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि पेंसिल या पेन नहीं है, नो पेंसिल है, कोई भी पेंसिल जो है वो पेन नहीं है। तो वही बात हुआ ना कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के एक ही बात पे जोड़ दे रहा है। फिर डी पढ़िए कि नो पेन्स आर पेंसिल, कोई भी पेन जो पेंसिल नहीं है और कोई पेंसिल पेन नहीं है, यानी सभी पेन पेंसिल नहीं है। तो ये भी इसी से रिलेटेड है, और ये एक अलग बन जा रहा है बी, तो बी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ए सी डी जो है इक्विवेलेंट है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 25 है, ये MS एक्सेल से संबंधित रिलेटेड दिया गया है, ICT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये ICT का क्वेश्चन है, इसका भी एक यूनिट है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाता है। इसको देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन पूछा गया है। चलिए डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं और पढ़ देते हैं सबका डिफिनेशन क्या है। देखिए S/E/5 जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका परिभाषा है कि निरपेक्ष संदर्भ या फील्ड हैंडल का उपयोग करने पर कॉलम और पंक्ति स्थिर रहते हैं इसमें। फिर उसके बाद बी नंबर में है E/5 मिश्रित संदर्भ पंक्ति स्थिर होती है और फील्ड हैंड का उपयोग करने पर स्तंभ जो है वो परिवर्तनीय होता है। उसके बाद CE5 की अगर हम बात करें तो इसमें सापेक्ष संदर्भ फील्ड हैंडल का उपयोग करते समय कॉलम और पंक्ति परिवर्तनीय होती है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कथन एक दिया हुआ है, वो कथन कह रहा है, आइए इसका इधर भी है कुछ देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी वेल जो है स्तनधारी है, सभी वेल जो है ऑल वेल लार्ड्स मैमल, तो ये वेल हम मान लिए, ठीक है ना। और ये सब किसके अंतर्गत आ गया, ये मैमल्स के अंतर्गत आ गया। और ये कथन असत्य है, तो कौन सा कथन तुरंत सत्य माना जा सकता है, ये बात पूछा जा रहा है कि जब ऑल वेल्स आर, सभी वेल जो है मैमल्स नहीं हैं, तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ वेल्स मैमल हो जाएंगे। इसको असत्य जब मान रहे हैं तो क्या होगा, कुछ जो है वो स्तनधारी हो जाएंगे। इसका मतलब यानी कि ऐसे वाला फिगर बन जाएगा, ये वाला कुछ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन में 27 कह रहा है, एजर्सन और रीजन से है, इससे डरना नहीं है, अभी हम बताए हैं। देखिए इसका एक टेक्निक होता है कि जब भी इसमें कथन पड़े, पहले तो देखिए कि दोनों सही है कि नहीं है, और जब दोनों कथन सही हो जाए तो दोनों के बीच में क्योंकि लगा करके पढ़िएगा। अगर क्योंकि लगा के दोनों सूटेबल बैठ रहा है तो आप उसको उसका व्याख्या कर रहा है कारण कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन है कि NAAC अभी हम बताए हैं पीछे क्वेश्चन में कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल इसको बोला जाता है। ये रैंकिंग देता है A+B+। तो ये भारत के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता करता है। NAAC ऑल्सो एक्सेस एंड एक्रीडेट प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये सरकारी और निजी दोनों को करता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण दे रहा है कि UGC केवल भारत के उच्चकर्ता शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन कर सरकारी मान्यता प्रदान करता है। तो उच्च से क्या कह रहा है कि UGC ओनली एक्सेस एंड एक्रेडिटेशन गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो केवल गवर्नमेंट को नहीं करता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को करता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यानी हमारा कथन सही है और कारण गलत है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी जे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए NAAC या UGC जो भी संस्था है ना इंडिया में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबको करता है। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ सरकारी के लिए ये नियम है, प्राइवेट जैसे मन वैसे चला लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त रूप है उसका विस्तार गलत तरीके से मेल खाता है, यानी इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। फुल फॉर्म में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, यहाँ सॉफ्टवेयर लिख दिया गलत, यहीं गलत किया है, सॉफ्टवेयर नहीं यहाँ पे सप्लाई होगा, SUPPLY सप्लाई। उसके बाद DVD दे रहा है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी बिल्कुल सही है। और गलत ही पूछ रहा है तो गलत तो बी ही होगा, बाकी जो डी में होगा वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ था। इसमें दिया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, UPS मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, DVD मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। फिर आ गया ना, देखें ना एजर्सन रीजन कितना पीछा नहीं छोड़ने वाला है दोस्तों। इसी शिफ्ट में तीसरा या चौथा है ये एजर्सन रीजन, इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना तैयार कर लेना है, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे तो एग्जामिनर लाए एजर्सन रीजन तो लाओ उसको एकदम चक्का छुड़ा देना है। देखिए कह रहा है कथन कि आंतरिक प्रेरणा किसी व्यक्ति के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है, तो आंतरिक प्रेरणा की बात की जा रही है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर आंतरिक प्रेरणा नहीं आएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगा इंटरनल, तो वो किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नहीं रह आएगा उसके अंदर से मोटिवेशन तो वो मन ही से नहीं कोई काम करेगा तो सीखेगा कैसे, सीखना तो दूर की बात है। एक शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाने में रुचि पैदा करने के लिए पर्याप्त रूप में प्रेरित नहीं कर सकता है, ऐसा गलत बात है। बिल्कुल कर सकता है। जब बच्चा को नहीं मन लगता है ना, तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाता है कि वो शिक्षार्थी को सीखने में रुचि पैदा करने के लिए पर्याप्त रूप से कोशिश करे और हर चीज़ वो अपनाया जाता है, इसलिए तो उन लोगों को टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग आदि में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को कौन सी संस्था मान्यता देती है और विनियमित करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए AICTE है, इसका फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर
टेक्निकल एजुकेशन कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। तो तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में जो है जितना भी टेक्निकल एजुकेशन होता है, चाहे वो बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, या और भी जो आते हैं टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में, उन सभी को नियमित कौन करता है? AICTE करता है। और NCT ही ये BEd DLED को करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, वो सब ये है। बाकी अब आइए दोस्तों, फिर आता है एक ICT का क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्मेट का। डेसिमल नंबर सिस्टम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इससे घबराइए नहीं। थोड़ा डर तो लगता है, सबको डर लगता है, सबका गला सूखता है, ठीक है ना, लेकिन उसी डर के आगे जीत है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि LM आधार M संख्या प्रणाली में एक संख्या L को दर्शाता है, तो दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित होने पर संख्याओं को A से D का अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले हम इसका तो डेसिमल फॉर्मेट में वैल्यू निकालेंगे तब ना होगा। तो देखिए यहाँ बेस जो भी दिया हो, 2, 4, 8, 16 जो भी दिया है, तो पॉइंट से पहले वाला जो होता है उसको पॉइंट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और उसको 0, 1, 2 पावर उसका देते जाएंगे और उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए कैसे होता है। तो हम पहला क्वेश्चन को देख लेंगे। 103.2 और इसका बेस 4 दिया है, तो ये 3 को 1 पावर करके 0 पावर करके करेंगे, फिर 0 को 1 पावर करके करेंगे, 1 को जो है 2 पावर करके करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 और गुना किससे करेंगे? जो बेस रहेगा ना, तो 4 और इसका पावर कितना देना है? तो 2 देना है, प्लस 0 और गुने 0 दूसरा है तो 0, उसके बाद 4 बेस है तो 4 लिखेंगे, इसका पावर कितना देना है? 1 देना है, तो 1 हो गया, प्लस अब फिर उसके बाद जो है कितना है? 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे? 3 को गुना करना है 4 के, इसका पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और प्लस जो पॉइंट के राइट साइड में जब आएंगे तो अब ये माइनस में चला जाएगा, तो ये 2 गुने 4 के पावर -1 हो जाएगा। दोस्तों ये ही इसका मेथड होता है, इसको सीख लीजिए। अब इसका वैल्यू निकालिए, 4 के पावर 2 का वैल्यू कितना हो गया? 16 हो गया, और ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये 0 के पावर 1 होता है तो ये 3 हो जाएगा, 16 + 3, और ये 4 के पावर -1 है, तो इसको आप करिएगा तो ये 2 से कटाइएगा, फिर तब जा कर के ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 कहने का मतलब हुआ 0.5। इसको जोड़िए, 16 3 19, तो ये कितना हो गया? 19.5। ये एक ठो वैल्यू निकला ए का, फिर इसी तरह बी का निकालिए, सी का निकालिए, डी का निकालिए, और तब जाके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज कीजिए और बना लीजिए, और इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट इनसे कह रहा है कि कार्य विशिष्ट मूल्यांकन मानदंड से अंकन आसान हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वयस्क मनुष्यों में विकसित बुद्धिमत्ता है, तो ऐसा नहीं है, गलत। तीसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत मूल्यांकन में मूल्यांकन मानदंड का उपयोग किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा 2 ये सही हुआ, और बाकी 4 कथन है, बाकी एक और स्टेटमेंट है इधर, यहाँ 5 स्टेटमेंट है, देख लीजिए। चौथा ये डी जो कह रहा है कि सुपर इंटेलिजेंस से तात्पर्य समान और सशक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, जो मानव बुद्धि से कहीं अधिक होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और ई नंबर जो कह रहा है कि विश्लेषणात्मक मूल्यांकन मानदंड योगात्मक मूल्यांकन के लिए अच्छा है, तो ये गलत बात है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए तैयार हुआ कि ACD सही है। अब आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं, यहाँ पे मैथ है, ये प्रतिवर्ष पूछ रहा है, सी कंपाउंड इंटरेस्ट का है, उससे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। फंक्शन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्या है वो पहचान करना है। तो 2 ठो इधर है, 2 ठो अगले स्लाइड में है। इस हिसाब से हम डायरेक्ट इसके चलते हैं सॉल्यूशन पे, देख लेते हैं। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रचनात्मक को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जो भी लोग CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे ना, तो FA ऐसे होता है, तो वही फॉर्मेटिव FA जो होता है टेस्ट, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसी को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो टेस्ट होता था हम लोगों का स्कूल में, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थी के अधिगम की प्रक्रिया की निगरानी की जाती है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। हर 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना में टेस्ट होता है। उसके बाद नैदानिक मूल्यांकन में क्या होता है? ये डायग्नोस्टिक है।
डायग्नोस्टिक है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट किए फिर उसका कैसे सॉल्यूशन होगा उस पर बात किया जाते हैं कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारण का पता लगाना और उनका निवारण करना, सीखने में क्या समस्या आ रही है वो किया जाता है इसमें। उसके बाद प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में क्या होता है कि मूल्यांकन का पहला चरण है, यह शिक्षार्थियों के बारे में जानकारी प्रदान किया जाता है। अब आता है योगात्मक। योगात्मक में जो होता है दोस्तों, योगात्मक का इंग्लिश होता है सम्मेटिव असेसमेंट। योगात्मक को सम्मेटिव बोलते हैं। तो ये जब हम लोग FA टेस्ट वगैरह दे लेते थे तो 6 महीने जब पूरा हो जाता था तब जा कर के वहाँ पे सम्मेटिव असेसमेंट होता था और इसी से हम लोग को रिजल्ट पता चलता था और सर्टिफिकेट भी मिलता था। यह पता लगाना है कि शिक्षण उद्देश्य को किस हद तक बच्चा प्राप्त कर लिया है। तो ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड का है, इसको देख लीजिएगा और याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब आते हैं 35 में, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को बढ़ते हुए अर्थ के क्रम में लिखना है, ठीक है ना, फॉलोइंग ऑर्डर इंक्रीजिंग कोनोटेशन। तो इसका बढ़ते हुआ अर्थ का क्रम देखेंगे, क्या है, अभाज्य संख्या है, सकारात्मक पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है और पूर्णांक है। तो सबसे पहले कोई भी संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए इसके लिए, तो 1 नंबर। उसके बाद जो है उसका इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। फिर उसके बाद जो है सकारात्मक पूर्णांक उसमें भी होना चाहिए 3 नंबर पे, और उसके बाद जो है प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएँ आती है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा CDBA, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिए यहाँ रीजनिंग दिया हुआ है कि एक क्रम दिया हुआ है दोस्तों कि 2, 6, उसके बाद 12, उसके बाद 20, उसके बाद एक अंक गायब है, फिर लास्ट में है 42। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा जो गैप छूटा वहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 से 6 गया है +4, 6 से 12 में गया +6, 12 से 20 में गया +8, 20 से कितना बढ़ेगा तो देख रहे हैं ना, 4 जुटा, 6 जुटा, 8 जुटा, यानी 2-2 बढ़ते जा रहा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम लोग, 10 जोड़ेंगे। तो 10 जोड़ेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो 42। तो इसका मतलब 30 जो है सही है। जब यहाँ पे जो हम लोग इसको एनालाइज़ किए और उस अकॉर्डिंग जोड़ के यहाँ पे ला लिए और उसी ट्रेंड पे जोड़ करके गए, तो ये वाला जब परफेक्ट मिल गया ना तब समझिए कि ये वाला आपका सही है। तो यहाँ पे 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए, तो 30 जो है ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है, D से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, क्रोनोलॉजी। देखिए एजर्सन रीजन और क्रोनोलॉजी ये हमेशा पूछता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको कहीं भी साथ छोड़ने वाला नहीं है, आएगा ही आएगा। अब यह है कम्युनिकेशन का संचार मॉडल दे दिया, सबका क्या कालक्रम रहा है वो पूछ रहा है। तो देखिए पहला है कि विस्ले एंड मैकलन का कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो कब आया था, तो ये 1957 में आया था। आज ही मैं कम्युनिकेशन का कंसेप्ट वाला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसको आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये सब चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है मेरा नोट्स में, और उसी नोट्स PDF से मैं पढ़ाऊँगा आपको। ज़्यादा लेंदी नहीं है, काफ़ी शॉर्ट एंड पॉइंट ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। दूसरा है ऑसगुड कम्युनिकेशन मॉडल, ये कब आया था, तो ये 1954 में आया था, 1954 में आया था, ठीक। उसके बाद हेराल्ड एंड लशवेल का संचार मॉडल आ जाता है, ये कब आया था, तो ये 1948 में आया था, 1948 में आया था दोस्तों। उसके बाद जो है थियोडर M न्यूकॉम मॉडल संचार आया था, ये कब आया था, ये वाला, तो थियोडर वाला जो है ये 1953 में आया था, 1953 में आया था। फिर उसके बाद है क्लाउड, शैनन और वारेन वीवर, यानी कि इसको शैनन और वीवर मॉडल बोला जाता है। ये कब आया था, तो ये शैनन और वीवर आया था 1948 में। इस हिसाब से दोस्तों इसका ऑप्शन सूटेबल करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा CEDBA। आइए देखते हैं CEDBA किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर D में है, तो D से राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, बाकी कोई उपाय नहीं है कि हेराल्ड और लॉसवेल का संचार मॉडल 1948 में आया, शैनन वीवर का मॉडल 1948 में आया, थियोडर M न्यूकॉम का संचार मॉडल 53 में आया, फिर उसके बाद जो है ऑसगुड का संचार मॉडल 54 में आया, वेस्टली और मैकलन का संचार मॉडल 57 में आया। देखिए फिर ये 5वां या 6ठा एजर्सन रीजन आ गया ना आपके सामने, इसलिए पूरा धुआं उड़ाना है दोस्तों, डरना नहीं है। कथन कह रहा है कि जनसंचार माध्यमों के कारण दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। बिल्कुल सही बात है, जनसंचार माध्यम इतना कम्युनिकेशन डेवलप हो गया है ना कि पूरा दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया गया है।
लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर खुलकर अपनी राय या विचार नहीं रख सकते, गलत बात। सोशल साइट पर तो इतना खुल के विचार रखा जा रहा है कि वहाँ बवाल हो जा रहा है एक अलग ही। तो वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही वहाँ विचार रखा जा रहा है खुल करके। तो ये कथन आपका कहना गलत है, यानी कि अभी कथन सही है, कारण गलत है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में है ये, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले आएंगे 39 क्वेश्चन में कि कह रहा है कौन वायुमंडल में गैसीय प्रदूषक नहीं है। तो देखिए एटमॉस्फेयर एरोसोल जो होता है, वायुमंडलीय एरोसोल जो होता है, ये ठोस कण होता है, ये गैस नहीं होता है। बाकी क्षोभमंडलीय ओजोन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। वायुमंडलीय एरोसोल वायुमंडल में गैसीय प्रदूषक नहीं है। वायुमंडलीय एरोसोल हवा में निलंबित छोटे छोटे ठोस और तरल कण होते हैं, जैसे कि धूल, समुद्री नमक, ज्वालामुखी, सख, पराग, ये सभी होता है। और मानव जनित में औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन जलाने से जो धुआं होता है वो सब होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 कंप्यूटर उपकरण में कौन से केवल कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण है, कौन सा केवल कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण है वो बताना है, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि सी डी आर डब्ल्यू जो है वो दे रहा है। उसके बाद हब है, फिर हार्ड डिस्क है, स्विच है, राउटर है। तो इसमें देखिए राउटर जो है नेटवर्किंग का है, स्विच जो है ये भी नेटवर्किंग से आता है। उसके बाद जो है हब जो है ये भी आता है, इसको नेटवर्किंग हब बोला जाता है, ये आता है। ये तीनों जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण हैं। इस हिसाब से बी डी ई ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बाकी स्टोरेज डिवाइस है वो सब। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च को कुछ निश्चित चिंताओं से युक्त माना जा सकता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सबसे महत्वपूर्ण है? कैजुअलिटी, कारणता, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, चौथा मेजरमेंट, मापन है। तो देखिए इसमें जो है ये सभी के सभी जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है ये सभी निश्चित चिंताओं को से युक्त माना जा सकता है, जिसमें कैजुअलिटी, कारणता भी आती है, उसके बाद रेप्लिकेशन, प्रतिकृति भी आता है, फिर जनरलाइजेशन भी आता है, और चौथा मेजरमेंट भी आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, देख लीजिए। ये अभी आ गया ना एजर्सन और रीजन, तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस हम करा देंगे ना कि डर ख़त्म हो जाएगा और क्वेश्चन को धुआं उड़ा दीजिएगा। कथन कर रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है एक अस्थिर मेमोरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कारण में कि डेटा को बनाए रखने के लिए रैम को लगातार बिजली, यहाँ जो मिटा गया वो बिजली है, बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं देकर के गलत कर दिया, ये गलत हो गया। जब वो अस्थिर मेमोरी है, हम जान रहे हैं रैम एक तरह का अस्थिर मेमोरी है, तो फिर उसको लगातार बिजली की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी भाई, नहीं होने का बात ही नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। और अभी कथन ए सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सुटेबल बैठेगा, तो सी इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। ये भी एजर्सन एग्जामिनर तो इतना दे दिया इसमें कि पूछिए मत। इसका कह रहा है कि कथन ए, ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरणों ने सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण को आसान बना दिया है, तो ये काफ़ी बात बिल्कुल सही है। आज देख लीजिए आपके घर के आसपास जो है अभी नेशनल सेंसस चल रहा है, जनगणना का काम चल रहा है, उसमें टैब लेकर के आ रहे हैं टीचर लोग और सब चीज़ जो है ऑनलाइन फीड कर रहे हैं। अगर आप अपना से स्वयं सेल्फ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट पर लिंक जारी किया गया है, आप वहाँ से सेल्फ इम्यूनरेशन उसे बोला जा रहा है वो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण जो है सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण को आसान बना दिया, ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण में कह रहा है कि ऑनलाइन सर्वेक्षण में चयन, पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियां नहीं होती है, तो गलत बात। ऑनलाइन सर्वेक्षण में भी चयन, पूर्वाग्रह की चुनौतियां होती है, नहीं का बात ही नहीं होता, इसमें होता है। इसलिए अभी कथन में ए सही है और आर गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे 44 में। वो कह रहा है कि कौन से कथन ऐसे है कि एक कथन की सत्यता दूसरे कथन की असत्यता को सिद्ध करती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग उधर पढ़े हैं और फिर अभी भी पूछ रहा है, तो इसका पढ़ेंगे। पहला है कि ऑल बनाना आर फ्रूट। ऑल बनाना जो है ये पूरा बनाना क्या है? फ्रूट है। ऑल बनाना आर फ्रूट हो गया। उसके बाद नो बनाना आर फ्रूट, नो बनाना आर फ्रूट। तो ऑल बनाना जब फ्रूट है और नो बनाना फ्रूट है कह रहा है,
तो नो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे बनाना और यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट, और इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि सम बनाना आर फ्रूट, सम बनाना आर नॉट फ्रूट। देख रहे हैं ना कि दोनों एक दूसरे का ये वितरण चलते जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एक कथन की सत्यता दूसरे कथन की असत्यता को सिद्ध करती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम उसका सत्य नहीं होगा। तो देखिए, जब ऑल बनाना आर फ्रूट हम मानेंगे तो फिर नो बनाना आर फ्रूट हो ही नहीं सकता, दूसरे कथन की असत्यता को सिद्ध कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। दोनों में से कोई एक ही सही होगा ना भाई, दोनों कैसे होगा। और ये एक दूसरे का जो विलोम जो है वो नहीं है, विलोम भी नहीं है, एक इसका विलोम भी नहीं मान सकते हैं। तो यही दोनों हमारा कथन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, ए और बी। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, देख लीजिए। सांख्यिकीय परिकल्पना स्टैंडर्ड डेविएशन परीक्षण में पी मान का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, वो पूछ रहा है। तो इसके लिए पढ़ना होगा। पढ़ते हैं। पहला कथन कि प्रेक्षित परिणाम को देखते हुए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होने की प्रायिकता है, गलत। दूसरा है कि प्रेक्षित परिणामों को देखते हुए शून्य परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता है, तो प्रायिकता भी नहीं है, गलत। तीसरा है इस बात की प्रायिकता कि प्रेक्षित परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है, गलत। चौथा डी जो है, डी को देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर वर्तमान देखे गए परिणामों की तुलना में उतने ही या उससे अधिक चरम परिणाम देखने की प्रायिकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। इसको मज़े से पढ़िए और 5 क्वेश्चन जो है उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा सही लेकर के आइए। आसान होता है, आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो इतना तो पढ़ के अपना से इसमें आंसर फाइंड आउट कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज हम दोस्तों देखें यूजीसी नेट पेपर दिसंबर 2025 के पेपर 1 का 5 जनवरी 2026 को जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर था आपके सामने। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।